जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि हल में एक दरार आ गई है और सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब इस स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी एंडी के चारों तरफ एक स्पेस सूट बनाने लगती है जिसमें कि पर्याप्त ऑक्सीजन होगी और उस सूट का भी खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अब इसके बाद आपातकालीन लॉन्च एक्टिवेट हो जाता है और सभी क्रायोपोर्ट्स बोरियालिस से बाहर निकल जाते हैं। उनमें से ज्यादातर क्रायोपोर्ट्स तो सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आग के हवाले हो जाते हैं क्योंकि स्पेस के कई सारे हिस्सों में धमाके हो रहे थे। अब क्रायोपोर्ट्स के थ्रस्टर चालू होने से पहले ही उसके अंदर मौजूद एंडी का वो सूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हालांकि जब वो एक अननोन प्लेनेट की ऑर्बिट में एंट्री करते हैं तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत होता है कि वो क्रायोपोर्ट्स तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। उनमें से कई सारे नीचे गिरते वक्त ही जलकर खत्म हो जाते हैं। अब एंडी का वो पोर्ट जमीन पर आ जाता है और काफी दूर तक वो जमीन पर फिसलता है जब तक कि वो धीमा होकर एक जगह पर रुक नहीं जाता। अब नीचे आने पर एंडी बाहर देखता है, उसे चारों तरफ बंजर जमीन नजर आ रही थी। वो रेडियो पर भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे उसके सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि हम जमीन पर हैं। जब एंडी सर्वाइवल किट की जांच करता है तो पाता है कि उसमें फ्लेयर गन नहीं है। खैर, जब एंडी अपने पोर्ट से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो उससे खुल नहीं पा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद कई सारी चीजों से ट्राई करता है लेकिन वो नहीं खुल पाता और आखिर में वो लात मारकर उसका शीशा तोड़कर उससे बाहर निकलने लगता है। अब जैसे ही वो पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका पोर्ट एक ढलान से नीचे खिसकने लगता है, जिस वजह से उस पोर्ट के टूटे कांच से एंडी को काफी चोटें भी आती हैं। उसका सूट डैमेज हो जाता है और ऑक्सीजन कम होने लगती है, लेकिन एंडी के पास एक रिपेयरिंग स्प्रे होता है जिससे उसका सूट ठीक हो जाता है। वो बाहर आकर चारों तरफ देखता है और साथ ही अपने उस स्पेसशिप बोरियालिस को भी जलकर आग में नीचे गिरते हुए देखता है। वो विशाल शिप भी इसी ग्रह पर आकर डेस्ट्रॉय हो जाता है जिससे कि एक तेज की शॉक वेव एंडी को भी गिरा देती है। खैर, अब एंडी अपने आप को संभालता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ जानकारी लेता है जिससे उसे पता लगता है कि अभी उनका ये स्पेसशिप इनके सफर का आधा ही रास्ता तय कर पाया था और वो इस वक्त एक अनजान ग्रह पर है। अब दूर से उसे एक रोशनी नजर आती है, इसलिए अब एंडी रेडियो पर और उससे संपर्क करते हुए उस तरफ जाने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक पोर्ट में बोरियालिस का आधा हिस्सा जलता हुआ मिलता है। वो उस पोर्ट के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जाता है लेकिन उसमें क्रू का एक आदमी था जिसे देखकर वो डर जाता है। उस ऑक्सीजन टैंक को चेक करने पर उसे पता लगता है कि वो भी डैमेज हो चुका था, लेकिन एंडी यहाँ पर ये नहीं देख पाता कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कुछ खून और भयानक पंजों के निशान थे। कुछ दूर आगे जाने पर एंडी को कई सारी एसओएस लाइट्स दिखाई देती हैं। इन लाइट्स को यहाँ पर एक दूसरे क्रू मेंबर ड्वेन ने लगाया था जिसने अपने पास यहाँ पर कुछ चीजें इकट्ठा कर रखी थी और साथ ही खाने के लिए लोगों की बॉडी से मांस भी। वो इस हादसे से पहले ही डेटा लॉग देखने में कामयाब हो गया था। वो एंडी को बताता है कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए एक ग्रह के बेल्ट से एक शॉर्टकट लिया, इसलिए हम लोग इस अनजान प्लेनेट पर आकर फंस गए हैं। अब वेन यहाँ पर उन डिवाइसेस को यूज करके अर्थ पर एक एसओएस सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था जो कि लगभग 8 महीने के बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। और अगर पृथ्वी से लोग हमें जल्द से जल्द लेने के लिए भी यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ तक आने में 2 साल का वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पर एंडी हिम्मत खोने लगता है लेकिन वैन उसे समझाते हुए कहता है कि हम बोरियालिस के बचे हुए आधे हिस्से में अपने खाने पीने के लिए कुछ चीजें खोज सकते हैं। खैर, अब जब वो पीछे हटता है तो एंडी से गलती से मशीन का प्लग निकल जाता है, इसलिए वैन उसे ठीक करने के लिए जाता है। लेकिन उसी वक्त एक अनजान सा क्रीचर आकर वैन को अपने साथ ले जाता है। वो वैन को बिना किसी निशान के यहाँ से गायब कर देता है। अब जब एंडी पीछे मुड़कर देखता है तो वो यहाँ अकेला होता है, वैन यहाँ पर नहीं था। अब अर्थ पर मैसेज भेजने के लिए एंडी पीछे मुड़ता है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे याद दिलाता है कि उसकी ऑक्सीजन कम है। अब एंडी उसे बोरियालिस के सबसे बड़े टुकड़े तक जाने के लिए एक रास्ता पूछता है। अब वो रेडियो पर बाकी लोगों से कांटेक्ट करते हुए आगे चलना शुरू कर देता है। अब एंडी चलते हुए एक पहाड़ तक पहुंच जाता है और उसका एआई सिस्टम उसे बताता है कि सूट का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब वो अपने परिवार को याद करके दुखी होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये नाओमी नाम की एक दूसरी सर्वाइवर्स की थी। हालांकि रेडियो का सिग्नल काफी वीक होता है लेकिन फिर भी एंडी उसे ढूंढना शुरू कर देता है जब तक कि वो बिना स्टैटिक के उसकी आवाज न सुन ले। नाओमी भी अपने पोर्ट में फंसी होती है और उसने क्रू स्टेकर की खोज की थी। अब नाओमी एंडी को अपनी लोकेशन भेजती है लेकिन एंडी का एआई उसे वार्न करता है कि उसके पास वहां तक पहुंचने की ऑक्सीजन नहीं है। अब एंडी ये रिस्क लेने में पहले थोड़ा हिचकिचाता तो है लेकिन नाओमी उसे समझाती है कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हम दोनों के लिए इनफ ऑक्सीजन है। अब अगले कुछ घंटों तक एंडी नाओमी से बातचीत करते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब अचानक से एंडी को रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अपने एआई सिस्टम से अपने चारों तरफ के एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका एआई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब रात हो चुकी थी और इसीलिए अब एंडी को सावधान रहना पड़ता है क्योंकि उसके हेलमेट की लाइट भी ज्यादा तेज नहीं थी। उसे यहाँ पर थोड़ा भी कुछ महसूस होने पर वो डर जाता था। अब एंडी आगे बढ़ते हुए एक पथरीली जगह में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे और भी आवाजें आ रही थी लेकिन वो अपने ऊपर एक परछाई को नहीं देख पाता। और तभी वहीं पर अचानक से एंडी को जमीन पर बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करने लगता है और आगे जाने पर उसे एक और बड़ा होल दिखता है जो कि मकड़ी के जाले से घिरा हुआ था। एंडी समझ जाता है कि ये शायद छोटे निशान पंजों के निशान हैं। ये देखकर एंडी बुरी तरह से डर जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे जाने पर और भी मकड़ी के जाले नजर आते हैं और जल्द ही यहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और अब एंडी
नोटिस करता है कि वो अब आवाजें और भी भयानक हो गई हैं, वो गुर्राने जैसी लग रही थी। तभी अचानक से वो यहाँ पर एक बड़ी सी चीज को महसूस करता है, जिससे वो अपने हेलमेट की लाइट बंद करके वहीं पर छिप जाता है। दूसरी तरफ नाओमी ये देखकर हैरान होती है कि उसके स्कैनर पर दिख रहा था कि कई सारे ट्रैकर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एंडी के सिवाय बाकी उनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा। इसलिए एंडी अपनी एआई को उन ट्रैकर से लिंक करता है। नाओमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे एकदम सामने ही हूँ, लेकिन एंडी के सामने कुछ भी नहीं था। अब इसलिए एंडी अपने पास में मौजूद एक फ्लेयर को हवा में छोड़ता है और फ्लेयर के नीचे आने पर एंडी को उसके उजाले में एक बड़ी सी भयानक मकड़ी दिखती है। दरअसल इन्हीं मकड़ियों ने पूरे क्रू को खा लिया था और वो ट्रैकर अब इनके पेट में थे। अब क्योंकि एंडी की बंदूक काम नहीं कर रही थी, वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और भागना शुरू कर देता है और वो मकड़ी भी उसका पीछा करने लगती है और वो मकड़ी लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एंडी लगातार जमीन के नीचे भागता रहता है और ऊपर वो मकड़ी उसका पीछा कर रही थी। एंडी मकड़ी के किए जा रहे सभी हमलों से बचता रहता है, लेकिन वो उससे बचने के चक्कर में पहाड़ी के किनारे को नहीं देख पाता और वहां से नीचे गिर जाता है। वो काफी तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन वो बच जाता है। मकड़ी ऊपर से उसे देखती है, वो काफी तेजी से दहाड़ती है, पर वो नीचे नहीं आती। एंडी सबसे काफी डर गया था, लेकिन नाओमी उसे समझाती है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। लेकिन गिरने की वजह से उसके सूट में एक और छेद हो गया था, इसलिए एंडी उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपने पूरे स्प्रे का यूज करके उस छेद को बंद कर देता है। इसी वक्त ड्वेन की आवाज रेडियो पर मदद मांगते हुए सुनाई देती है, क्योंकि वो अभी जिंदा था और वो कई सारी मकड़ियों से लड़ रहा था। नाओमी चाहती है कि एंडी उसकी मदद करे, लेकिन एंडी काफी डरा हुआ था, वो उन मकड़ियों से नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन एंडी उसकी बात तब मान जाता है जब नाओमी उससे कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन होगी। और अब इसीलिए एंडी जब उन दुर्घटनाग्रस्त हुए पोर्ट्स के पास जाता है तो वो ड्वेन के छोड़े हुए उन फ्लेयर्स को ढूंढ लेता है। वो उनका पीछा करता है और ड्वेन को देख लेता है। यहाँ आकर एंडी देखता है कि एक मकड़ी ड्वेन पर हमला कर देती है, जिससे वो डरकर वहीं पर छिप जाता है। रेडियो पर एंडी को पता लगता है कि इस हादसे में ड्वेन मारा गया। वो बचने की उम्मीद में एक पोर्ट के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन पास में ही एक दूसरी मकड़ी भी उन लोगों की बॉडीज को खा रही थी। अब नाओमी इन मकड़ियों का ध्यान बटाने के लिए अपने पोर्ट में आर्टिफिशियल आवाज और लाइट को चालू करती है, जिससे उस मकड़ी का ध्यान भटक जाता है और एंडी को वहां से भागकर एक दूसरे पोर्ट में छिपने का चांस मिल जाता है। फिर नाओमी उस दूसरे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे पोर्ट को एक्टिव करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गलती से एंडी के पोर्ट की ही लाइट चालू हो जाती है। एंडी को यहाँ पर पोर्ट में एक बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और इतने में ही नाओमी बाकी पोर्ट्स की भी लाइट एक्टिव कर देती है। और अब जब दोनों मकड़ियों का ध्यान भटक जाता है तो एंडी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही ये मकड़ियां भी समझ जाती हैं कि ये कोई जाल है, इसलिए वो एंडी का पीछा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब एंडी एक मिस्ट वाले एरिया में आ जाता है तो वो मकड़ियां यहाँ से वापस चली जाती हैं। वहीं नाओमी के पैर अपने क्रायो बोट्स में फंसे हुए थे, वो उसे महसूस नहीं हो पा रहे थे। नाओमी को पैनिक अटैक आने लगता है, इसलिए एंडी उसे शांत करने के लिए वही गाना गाता है जो वो अपने बेटे के लिए गाया करता था। खैर इसके बाद एंडी आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। एक आकर उसके हेलमेट पर बैठ जाता है और अचानक से लाल हो जाता है। वो उस पर हमला कर देता है। हालांकि वो अकेला तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जो बाकी के जुगनू थे अब वो भी लाल हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसलिए एंडी दौड़कर उनसे आगे चला जाता है। हालांकि यहाँ पर जब एंडी को एक गुर्राने की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि वो जुगनू भी किसी चीज से डरे हुए थे और तभी जमीन फाड़कर एक बड़ा सा राक्षस एंडी को अपने मुंह में ले लेता है। अब वो मॉन्स्टर एंडी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता है। अब एंडी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, जिससे कि एंडी को एक जोरदार बिजली का झटका दिया जाता है। इसलिए वो राक्षस डर के एंडी को बाहर उगल देता है। अब इससे वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में होता है, वो एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एंडी एक पेड़ के तने जैसी दिखने वाली चीज के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ जमीन में एक छेद होता है जिससे एंडी गिर जाता है और उन जुगनुओं के छत्ते में पहुंच जाता है, जिससे वो सभी जुगनू लाल हो जाते हैं। वो एंडी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए एंडी भागकर सुरंग से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने पर एंडी का एआई सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन बोरियालिस तक पहुंचने के लिए तो पूरा हो सकता है, लेकिन नाओमी तक पहुंचने के लिए नहीं। और अब नाओमी भी उसे कहती है कि तुम्हें जहाज पर ही जाना चाहिए, लेकिन अब एंडी हार मानने से इनकार कर देता है और वो नाओमी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और अब उसे परेशानियां होने लगती हैं। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन एक बार फिर से आगे बढ़ने की ताकत जुटाकर वो आगे बढ़ता है और आखिरकार नाओमी के पोर्ट तक पहुंच जाता है। वो तुरंत ही एंडी को अपने पोर्ट के अंदर ले लेती है और अंदर आकर एंडी फिर से चैन की सांस लेता है। इसके बाद एंडी नाओमी के फंसे पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो टूल किट में कुछ औजार देखता है, वो उनमें से एक का यूज करके नाओमी के पैर बाहर निकाल लेता है, जो कि एकदम सही सलामत बाहर आ गए थे। हालांकि अभी उनमें थोड़ा दर्द जरूर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन दर्द की वजह से नाओमी के लिए चलना मुश्किल था। इसलिए एंडी उसके लिए एक स्प्रिंग बनाता है। जब नाओमी एंडी की बंदूक की जांच कर रही होती है तभी मकड़ियों का एक झुंड इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिस वजह से ये दोनों उनसे बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मकड़ियां इन्हें पकड़ पाती, नाओमी और एंडी बोरियालिस के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ अच्छी हालत में दिख रहा था। अब ये दोनों तेजी से उसकी तरफ भागते हैं और नाओमी गिर जाती है, इसलिए एंडी उसकी आगे जाने में मदद करता है। मकड़ियां लगातार इनके करीब आती जा रही थी।
और उनका रास्ता रोकने के लिए ये लोग यहाँ पड़ा मलबा पीछे फेंक रहे थे, लेकिन इस बीच ये दोनों भी गिर जाते हैं। और तभी एक मकड़ी जैसे ही इन्हें पकड़ने वाली होती है कि नाओमी एक फ्लेयर जलाती है, जिससे वो मकड़ी उस फ्लेयर के पीछे भाग जाती है। वो बाकी मकड़ियों का भी ध्यान बटाने के लिए एक दूसरी फ्लेयर जलाती है। अब नाओमी को आगे बढ़ते हुए कंट्रोल पैनल से परेशानी होने लगती है और मकड़ियां लगातार इनके करीब आ रही होती हैं। और जैसे ही एक अंदर आने वाली होती है कि तभी नाओमी रास्ता बंद कर देती है, जिससे वो मकड़ी उसी दरवाजे से कटकर मारी जाती है और बाकी मकड़ियां दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अब नाओमी और एंडी अंदर जांच करते हैं। काफी नुकसान हुआ था लेकिन लाइट्स अभी भी काम कर रही थी, यानी कि बैकअप जनरेटर अभी ठीक है और साथ ही अंदर का वातावरण भी एकदम सही था, जिसका मतलब ये था कि ये लोग मदद आने तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। लेकिन यहाँ आगे इन लोगों को एक बड़ा सा खून का निशान मिलता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग कंसोल तक पहुंच जाते हैं, जो कि आंतों और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ये दोनों यहाँ पर छिप जाते हैं जब ये लोग यहाँ एक बड़ी मकड़ी को आकर अपना पेट खोलकर इंसान के अंगों और उनके हेलमेट्स को नीचे गिराते हुए देखते हैं। ये देखकर एंडी को उल्टी आ जाती है, लेकिन वो अपनी उल्टी निगल लेता है। खैर वो मकड़ी ने नहीं देखती और वो यहाँ से चली जाती है। अब ये लोग वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं कि ऊपर से एक और हैच खुलता है, जिससे एक और भी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब एंडी तुरंत ही सेफ्टी के लिए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नाओमी अब उसे डांटती है कि अब हम एयरलॉक में फंस गए हैं। अब जैसे ही मकड़ी दाएं दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देती है तो एंडी बाएं दरवाजे को रोड से तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा था। अब ये लोग हार मानने के लिए तैयार थे। अब एंडी यहाँ पर अपनी फैमिली की एक वीडियो चलाता है और नाओमी को बताता है कि ये एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और इस सब में वो अपने आप को ही दोषी मानता है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी वो चला रहा था। लेकिन नाओमी उसे डांटते हुए समझाती है कि चुप करो, जो अभी तक हम जिंदा हैं वो तुम्हारी ही वजह है। ये दोनों एक दूसरे को ये सोचते हुए गले लगाते हैं कि शायद अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी नाओमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट में जुगनुओं के एक छोटे छत्ते का गोला फंसा हुआ है और जैसे ही मकड़ी अंदर आती है नाओमी उस गोले को उस मकड़ी पर फेंक देती है। अब जल्दी से ये दोनों मैन पैनल पर पहुंचकर दूसरा दरवाजा खोलते हैं और भागते हुए कार्गो वे की तरफ बढ़ते हैं और तभी नोटिस करते हैं कि ये लोग एक ऊंची जगह पर पहुंच गए थे। वहीं वो मकड़ी भी अपने ऊपर से उन जुगनुओं को हटा लेती है और इनके पीछे आ जाती है और अब ये दरवाजा बंद भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मकड़ी के हमले से बचने के लिए ये दोनों उस प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाते हैं और साथ ही वो मकड़ी भी इनके पीछे कूद जाती है। वो नीचे गिर के जल्दी से संभलती है और फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। तो एंडी अपने पास रखा रिपेयर स्प्रे उस मकड़ी के मुंह में फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उस स्प्रे को काट लेता है, जिससे वो उसके चेहरे पर फट जाता है, जिससे इन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। और इसके बाद मकड़ी छत पर चढ़कर इनके करीब आने की कोशिश करती है। वो एक छलांग लगाकर इनके एकदम पीछे पहुंच जाती है। अब इससे ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन नाओमी फिर से तुरंत उठकर भागती है ताकि वो राक्षस इसका पीछा करे। साथ ही वो एंडी से कहती है कि तुम्हें इसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एंडी जल्दी से पोर्ट्स की आखिरी लाइन तक चढ़ता है। तभी एंडी लाइट्स बंद कर देता है, जिससे नाओमी को एक बॉक्स के अंदर छिपने का मौका मिल जाता है। उस बॉक्स में उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी मिलती है। अब एंडी पोर्ट्स में चढ़कर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे जोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ नाओमी अपने शरीर से उन लाइट्स को लपेट कर बाहर निकलती है, जिससे वो मकड़ी फिर से उसके पीछे भागने लगती है। अब अपने बेटे के खिलौने को देखते हुए एंडी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलविदा कहता है। उसकी आंखों में कार क्रैश का वो आखिरी नजारा चल रहा था और तभी वो पोर्ट आकर उस मकड़ी पर गिरता है, जो कि नाओमी उस मकड़ी को यहाँ लाई थी और इससे वो मकड़ी मारी जाती है। नाओमी दौड़ते हुए एंडी के पास आती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये मारा गया, लेकिन नाओमी की रोने की आवाज सुनकर एंडी होश में आ जाता है। और अब ये दोनों खिड़की की तरफ जाते हैं। सुबह हो चुकी थी और खूबसूरत सूरज की पहली किरण को उगते हुए देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और अब इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म।